आज अपन स्टार्ट करेंगे सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी के बारे में। तो फ्लूइड जो चैप्टर था उसके दो पार्ट थे। एक तो था अपना फ्लूइड बेसिक, जिसमें अपन ने फ्लोइंग लिक्विड के बारे में देखा, पास्कल्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स वगैरह स्टडी किए। इसका रिमेनिंग जो पोर्शन है वो सरफेस टेंशन से रिलेट करता है, तो उसको अपन आज स्टडी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सरफेस टेंशन। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी के अंदर सरफेस टेंशन क्या चीज़ होती है। तो एक्चुअल में जितने भी लिक्विड्स होते हैं उनकी जो सरफेस होती है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। यानी कि जितनी भी लिक्विड सरफेसेज होती है वो सरफेस एक स्ट्रेच्ड यानी कि खिंची हुई एक मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, यानी कि उसके ऊपर एक टेंशन होता है सरफेस पे। उस सरफेस का जो टेंशन होता है उसको बोलते हैं अपन सरफेस टेंशन। जैसे एग्जांपल की अगर अपन बात करें कि सर ये रियल में होता है कि नहीं होता है, तो जैसे मान लो कि एक सरफेस है, जैसे मान लो प्लेन सरफेस है, स्मूथ कोई टेबल मान लो, उसके ऊपर अपन ने अब एक लिक्विड ड्रॉप डाली, तो नो डाउट इसकी जो शेप होती है वो ऑलमोस्ट स्पेरिकल होती है। अब मान लो कि अपन ने इसको फिंगर के टच के कॉन्टेक्ट में लाए और इसको अपन ने फैलाने की कोशिश की, मान लो इसको अपन ने स्प्रेड करने की कोशिश की, तो आप फाइनली देखो कि स्प्रेड करने के बाद में जैसे आप इसको छोड़ते हो तो फिर से इसकी जो शेप होती है वो स्पेरिकल बन जाती है। यानी कि पहले ये स्पेरिकल था, आपने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया, फिर आपने इसको छोड़ते ही फिर से क्या करेगा, स्पेरिकल शेप में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो सरफेस है लिक्विड की, ये वाली जो सरफेस है ये एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम कर रही है। इसके अंदर एक टेंशन डेवलप हो गया, वो टेंशन इसको क्या करता है, स्पेरिकल बनाता है। ये जो टेंशन होता है इस टेंशन को अपन बोलते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं कि सर ये सरफेस के ऊपर टेंशन आ क्यों रहा है, सरफेस टेंशन का रीज़न क्या है जिसकी वजह से ये इसको स्पेरिकल बनाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको अपन डिस्कस करते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर अपन ने लिक्विड फिल कर रखा है, ये अपन ने लिक्विड फिल कर रखा है, यहाँ तक मान लो लिक्विड फिल कर रखा है। ठीक है, ये लिक्विड फिल कर रखा है, ये लिक्विड है यहाँ तक। अब इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें एक मॉलिक्यूल लिया अपन ने इनसाइड का और एक मॉलिक्यूल लेते हैं अपन सरफेस का, ये दो मॉलिक्यूल लिए। अगर अपन बात करते हैं इस मॉलिक्यूल की, तो इस मॉलिक्यूल पे इधर वाले मॉलिक्यूल ने फोर्स लगाया, इधर वाले मॉलिक्यूल ने फोर्स लगाया, ऊपर वाले मॉलिक्यूल ने फोर्स लगाया, नीचे की साइड में जो मॉलिक्यूल है उसने फोर्स लगाया, साइड से भी फोर्स लग रहा है। यानी कि इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया, और ये इक्विलिब्रियम में आ गया, बैलेंस है, सेम स्टेट में। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है इसकी अगर अपन बात करें, इसके नीचे वाले मॉलिक्यूल ने इसको नीचे की तरफ फोर्स लगाया, साइड वाले ने इसको इधर फोर्स लगाया, इधर वाले ने इसको इधर फोर्स लगाया, इस तरीके से इस पर फोर्स लग रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो ऊपर की तरफ कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है जो इसको खींच रहा हो। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो इस पर नेट फोर्स 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पर क्या हो रहा है, इधर वाला और इधर वाला फोर्स कैंसिल आउट हो रहा है। लेकिन ये वाला जो फोर्स है, इस फोर्स की वजह से क्या होगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, लेकिन एक फोर्स बच गया जो कि नीचे की तरफ लग रहा है ओवरऑल। ठीक है, तो इधर साइड वाले फोर्स तो कैंसिल हो गए, लेकिन नीचे वाले फोर्स कैंसिल करने के लिए ऊपर कोई फोर्स है नहीं, तो नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है। तो देखा जाए तो इस फोर्स की वजह से इस मॉलिक्यूल को नीचे आ जाना चाहिए, लेकिन ये मॉलिक्यूल आ नहीं रहा है। यानी कि एक तरीके से अगर अपन सोचें कि इस मॉलिक्यूल को नीचे आना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये ऊपर चला गया, ये तो कह सकते हैं कि सर इसको आना नीचे चाहिए था इस फोर्स की वजह से, लेकिन ये हमें कहाँ दिख रहा है, ऊपर, यानी कि ये नीचे से ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, आना नीचे चाहिए था लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है, यानी कि ये नीचे से ऊपर चला गया। इसका मतलब सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी जो होती है वो इनके कंपेरिजन में क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी कि यहाँ जो मॉलिक्यूल है, लेटर सपोज इसको नाम दिया ए और इस मॉलिक्यूल को नाम दिया बी, तो ए की जो एनर्जी है वो क्या है, ग्रेटर देन इन कंपेरिजन टू एनर्जी ऑफ बी। ठीक है, रीजन मैंने आपको बताया कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो यानी कि सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो है इनकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है इनसाइड वाले मॉलिक्यूल से, पहली चीज़। अब क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को क्या करना चाहेंगे, कम करना चाहेंगे। हर एक मॉलिक्यूल होता है या फिर जो भी एटम होता है अपनी ग्राउंड स्टेट में रहना पसंद करता है, यानी कि एनर्जी मिनिमम रखना पसंद करता है। तो ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को डिक्रीज करना चाहेंगे। अब अपनी एनर्जी को इनको डिक्रीज करना है, यानी कि ये ए मॉलिक्यूल क्या चाहता है, अपनी एनर्जी को डिक्रीज करना चाहता है। अगर ये मॉलिक्यूल अगर अपनी एनर्जी को डिक्रीज करना चाहता है तो इसका मतलब इसको नीचे आना पड़ेगा, तो ये नीचे आने की कोशिश करेगा। नीचे आने की कोशिश करने का मतलब सरफेस का एरिया क्या करना चाहेगा, ये कम करना चाहेगा। अगर ये कम होगा तभी वो नीचे जाएंगे, तो ये एरिया को क्या करना चाहेगा, कम, सरफेस का जो एरिया है उसको कम करना चाहेगा। ठीक है, सिक्वेंसली कॉन्सेप्ट है ये।
अब एरिया कम करने के लिए क्या करेगा, ये एरिया कम करने के लिए सरफेस जो होगी वो स्ट्रेच होगी, ताकि क्या हो जाए, स्ट्रेच होए और मॉलिक्यूल्स जो है, स्ट्रेच होने का मतलब उसका एरिया कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सर जैसे ये स्ट्रेच होगा और स्ट्रेच होकर कैसी शेप चाहेगा, ये स्फेरिकल, क्योंकि सबसे कम जो एरिया होता है वो स्फेयर का होता है, तो स्फेरिकल शेप का एरिया सबसे कम होता है। तो इसका मतलब ये बनना क्या चाहेगा, स्फेरिकल। अब स्फेयर कैसा बनेगा, या तो ऊपर की साइड का स्फेयर बनेगा या डाउन साइड का, यानी कि या तो कॉनकेव बनेगा या कॉन्वेक्स बनेगा। एक बार फिर से कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि सर इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा है, ये पता चल गया, ये एनर्जी को अब डिक्रीज करना चाहते हैं। एनर्जी कम करने का मतलब नीचे आएंगे, नीचे आने का मतलब क्या करेंगे, अपने सरफेस जो है वो अपने एरिया को कम करेगी, और एरिया को कम करने के लिए वो स्ट्रेच होगी, और स्ट्रेच होकर कैसा एरिया बनाएगी, तो एरिया बनाएगी सर वो स्फेरिकल, क्योंकि स्फेयर का जो एरिया होता है वो सबसे कम होता है। अब दो तरीके से बन सकता है ये स्फेयर, एक बन सकता है इस तरीके से कॉनकेव, और एक बन सकता है इस तरीके से कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ओवरऑल हमें समझ में आया कि हाँ सर यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी कम करने के लिए नीचे जाना होगा, जाने के लिए एरिया कम करना है, एरिया कम करने के लिए स्ट्रेच होता है, और स्ट्रेच होकर स्पेयर बनने की कोशिश करता है ताकि एरिया मिनिमम होए, इसलिए इसमें स्ट्रेच आता है, यानी कि यहाँ पर एक टेंशन पैदा होता है, दैट इज सरफेस टेंशन। ये था इसका रीजन, ठीक है। आगे इतना समझने के बाद में अपन आगे डिस्कस करते हैं कि सर सरफेस टेंशन तो आ गया। अच्छा, अब सरफेस टेंशन को अगर अपन डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करते हैं, देखना जरा ध्यान से। लेट अस सपोज ये मान लो कि कोई भी सरफेस है, कोई भी रफ सरफेस, टेबल हो सकती है, फ्लोर हो सकता है, कोई भी, ओके। और इसके ऊपर, या फिर मान लो प्रैक्टिकली समझाता हूँ आपको कि ये मेरा मान लो हाथ है और इस पर मैंने पानी डाला, लिक्विड डाला, तो डालने के बाद में क्या देखोगे आप कि जो लिक्विड मैंने यहाँ डाला उसके चारों तरफ एक बाउंड्री बन जाएगी। समझने की कोशिश करना, हाथ है, इसके ऊपर अपन ने पानी डाला तो पानी की एक बाउंड्री बन जाएगी, एक लेयर बन जाएगी, एक कह सकते हैं कि एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। उसको मैं यहाँ समझाता हूँ कि ये इस तरीके से एक लाइन बन गई, ये पानी था और ये लाइन बन गई, ये पूरा वाटर है, ये पूरा क्या है, वाटर है, ये पूरा वाटर है, ठीक है, ये वाटर है और ये लाइन बन चुकी है, ठीक है। अब होगा क्या कि ये पूरे की पूरे वाटर है और ये वाटर की सरफेस है और ये सरफेस की बाउंड्री है, क्लियर। ये वाटर है, ये वाटर की सरफेस है और ये सरफेस की बाउंड्री है। अब यहाँ पर सरफेस टेंशन लग रहा है क्योंकि ये तो अपने एरिया क्या करना चाहेगी, वही सेम कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर एरिया मिनिमम के लिए स्ट्रेच होगी, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर सरफेस टेंशन लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या लग रहा है, सरफेस टेंशन लग रहा है। तो ये फिर से ये लिक्विड का सरफेस है और ये इसका बाउंड्री है और ये सरफेस टेंशन लग रहा है। सरफेस टेंशन की वजह से ये बाउंड्री क्या करेगी, खींचेगी। बाउंड्री इन द सेंस ये बाउंड्री किसके कांटेक्ट में है, तो मेरे हाथ के कांटेक्ट में है, तो ये मेरे हाथ को क्या करेगी, खींचेगी ऐसे, यानी कि ये जो लाइन है ये मेरे हाथ पे क्या करेगी, एक तरीके से फोर्स लगाएगी, ऐसे फोर्स लगाएगी, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो ये जो फोर्स होता है, दिस कंप्लीट फोर्स, जो भी टोटल फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लगा मेरे हाथ पे यानी कि इस लाइन के ऊपर, ठीक है, डिवाइडेड बाय यूनिट लेंथ, इसको अपन बोलते हैं सरफेस टेंशन। ये होता है सरफेस टेंशन, यानी कहने का मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ, टोटल जो भी फोर्स लगा और डिवाइडेड बाय ये जो लेंथ होती है, इसको अपन बोलते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है। ये डिफाइन करने का तरीका है। एक और डेफिनेशन रहेगी, वो भी अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस पे आप ध्यान दें कि सर सरफेस टेंशन हमें समझ में आया कि सर जितने भी लिक्विड सरफेसेज होते हैं वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, और स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन का मतलब उसमें एक टेंशन होता है, दैट इज सरफेस टेंशन। अब ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन क्यों बनी, क्या रीज़न था, इसको बनने की ज़रूरत क्यों थी, तो अपन ने डिस्कस किया है कि सर एनर्जी ज़्यादा थी, कम करना चाहता है, नीचे जाना चाहेगा, एरिया कम करना चाहेगा तो वो खींचेगा, खींच के क्या करेगा, स्फेरिकल शेप बनाने की कोशिश करेगा, तो उसमें एक टेंशन पैदा होगा, ठीक है। और उसको अपन डिफाइन कैसे करेंगे, तो सर यहाँ पर अपन ने एक एग्जांपल लिया प्रैक्टिकल की, एक जो लाइन बन रही है, इस लाइन पे क्या लगेगा, सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगेगा, वो फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, ठीक है। ओके, यहाँ से इस फॉर्मूले की हेल्प से आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एल को इधर भेज दूँ तो फोर्स आ जाएगा, दैट इज टी इंटू एल, ओके। दूसरी चीज़, ये जो सरफेस टेंशन लगा, इस टेंशन में ये जो फोर्स लगा, इस फोर्स की डायरेक्शन डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो यहाँ से सरफेस टेंशन आपको गिवन है और आपसे फोर्स पूछा है, तो आप क्या लिखोगे, दैट इज टेंशन मल्टीप्लाई विथ लेंथ, ये लिखोगे। अब ये जो फोर्स लग रहा है ये किधर लग रहा है, तो ध्यान से देखो, फोर्स जो लग रहा है वो किधर लग रहा है,
इस लाइन के परपेंडिकुलर लग रहा है, लाइन के क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर, लाइन के क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर, लाइन के परपेंडिकुलर, लाइन के परपेंडिकुलर, और अलोंग द सरफेस। तो ये याद रखें कि सरफेस टेंशन का जो फोर्स होता है, सरफेस टेंशन का जो फोर्स होता है वो किधर लगता है, अलोंग द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू लाइन। ठीक है, ये सारी चीज़ हमारे काम में आएगी। ओके, इसके बाद में अपन थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इसी से रिलेटेड। मान लो कि ये हमारे पास एक यू शेप की फ्रेम है, इस तरीके से ये हमारे पास फ्रेम है, और इसमें एक पार्ट मूवेबल है, ये वाला पार्ट मूवेबल है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिखाता हूँ ताकि समझ में आए। यानी कि एक तरीके से ये फ्रेम बन गई, और इस फ्रेम को मैंने क्या किया, मान लो कि एक लिक्विड है, सॉप लिक्विड है, ठीक है, ये डिटर्जेंट का बना हुआ एक लिक्विड है, उसमें मैंने डिप किया। तो डिप करने के बाद में यहाँ लिक्विड की सरफेस क्रिएट हो जाएगी, यानी कि जो अपन बबल मेकर है एक तरीके से ये, तो यहाँ एक लिक्विड की सरफेस क्रिएट हो जाएगी कुछ इस तरीके से, ये लिक्विड की सरफेस हो गई। ठीक है, अब इस लिक्विड की सरफेस के अंदर क्या होगा, सरफेस टेंशन होगा। सरफेस टेंशन की वजह से ये क्या करेगा, इसकी जो बाउंड्री है उसके ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तो इधर भी लगाएगा, ऊपर नीचे भी लगाएगा। ये तीनों पार्ट तो मूव हो नहीं सकते, ये वाला पार्ट मूव होगा। मान लो कि इसकी लेंथ है एल, ठीक है, तो ये मूव होगा। ये मूव किधर होगा, तो जिधर सरफेस टेंशन लगेगा, यानी कि जिधर फोर्स लगेगा। तो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स किधर लगेगा, तो ये एरिया को क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा। ठीक है, और हमें पता है कि फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो किधर होती है, या फिर सरफेस टेंशन की डायरेक्शन किधर होती है, अलोंग द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू लाइन। तो फोर्स जो लगेगा वो किधर लगेगा, परपेंडिकुलर टू लाइन लगेगा, अलोंग द सरफेस। तो ये सरफेस है, इस सरफेस के अलोंग लगेगा और इस लाइन के परपेंडिकुलर लगेगा। तो ये लाइन और लाइन के परपेंडिकुलर इधर भी हो सकता है, इधर भी, लेकिन एरिया कम करना है तो किधर लगेगा, अंदर की साइड में। तो ये इधर फोर्स लगेगा भैया, ठीक है, अलोंग द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू लाइन। और ये हो जाएगा यहाँ पर सरफेस टेंशन, दैट इज T इक्वस टू, इधर नीचे लिखते हैं साइड में, T इक्वस टू F बाई एल। ये सरफेस टेंशन लग गया। यहाँ से अगर फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स लग जाएगा T मल्टीप्लाई विथ L। ओके, लेकिन ध्यान से देखें, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, यानी कि डबल हो जाएगा। कैसे डबल हो जाएगा, एक्चुअल में देखा जाए तो इसकी कितनी सरफेस बन रही है। तो पहले जब मैंने लिक्विड को यहाँ हाथ पे रखा था तो एक लिक्विड की लेयर बन रही थी, यानी कि सरफेस टेंशन लग रहा था एक लेयर का, और उसकी वजह से फोर्स लग गया लाइन के ऊपर, दैट इज सिंगल। यहाँ कितनी लेयर बन रही है, तो यहाँ मैंने हाथ पे नहीं रख रखा है, फ्रेम है, तो इधर भी इसके एयर है, इधर भी इसके एयर है, यानी कि फ्रंट और बैक साइड दोनों साइड से आप टच कर सकते हो। तो इसकी लेयर कितनी बन गई लिक्विड की, 2, इधर से भी देखो और इधर से भी, तो 2 लेयर है। तो सरफेस टेंशन इधर भी बनेगा और बैक साइड में भी बनेगा, यानी कि फोर्स 2 साइड से लगेगा। एक फोर्स लगेगा फ्रंट से, एक लगेगा बैक से, तो डबल हो जाएगा। फोर्स जो पहले था उसका डबल, एक इधर से और एक इधर से। ये लगा फ्रंट से और ये लगा पीछे से, यानी कि जो फेनोमेनन था वो 2 जगह लग रहा है। सरफेस टेंशन यहाँ भी है और पीछे भी है, तो फोर्स यहाँ पर भी और पीछे भी है। तो वो फोर्स लगेगा इस बाउंड्री पे, यानी कि इस लाइन पे लगेगा, लेकिन ये वाला पार्ट काम का नहीं है, इस पे लगेगा। लग के उसको क्या करेगा, तो अलोंग द सरफेस लगेगा और परपेंडिकुलर लगेगा, एरिया को कम करने का मतलब इधर लगेगा। तो ये डबल लगा, ठीक है, ये एक चीज़ हो गई हमारे पास। अब क्या हो गया कि मान लो कि जितना फोर्स इधर लगा उतना ही क्या करूँगा, अच्छा इस फोर्स की वजह से ये चलेगा, तो मैं क्या करूँगा, इसको मेरे को होल्ड करना है। तो होल्ड करने के लिए जितना फोर्स इधर लगा उतना ही मैं इधर लगाऊंगा। तो यहाँ मैं कितना फोर्स लगाऊंगा, तो सर इधर आप उतना ही फोर्स लगा दो जितना इधर है, क्योंकि जितना इधर लगा हुआ है उतना ही मैं उधर लगा दूंगा। तो दोनों 180 पर है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो इतना इधर लग रहा है उतना ही मैंने इधर लगा दिया। तो 2 फोर्स लगे, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ मैंने फोर्स कितना लगाया, दैट इज 2T इंटू एल, ये मैंने लगाया। अब मैंने क्या किया, फर्दर लगाने के बाद में अभी मैंने इसको फोर्स लगा के होल्ड कर दिया, क्योंकि जितना फोर्स इधर लग रहा था उतना मैंने इधर लगा दिया। तो 2 फोर्स 180 पे थे, तो एंगल 180 पे दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल करके नेट 0 हो गया, तो बॉडी सेम स्टेट में रह गई। अब मैंने क्या किया, मान लो इसको पकड़ के इधर मूवमेंट करवाया, ठीक है, ये फ्रेम मान लो इतनी बड़ी है, और मैं इसको यहाँ से मान लो यहाँ ले आया, यहाँ से मान लो इसको मैं यहाँ ले आया, यहाँ ले आया, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट मान लो मैंने कर दिया इसमें x, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कर दिया इसका x, ये इतना x डिस्प्लेसमेंट इसमें कर डाला। तो नो डाउट मैंने इस पर वर्क किया, ठीक है। अच्छा, इसको इधर लाने के लिए याद रखो कि मेरा एक्सीलरेशन कितना रखा मैंने, 0, यानी कि अभी भी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। 0 एक्सीलरेशन से लाया। 0 एक्सीलरेशन का मतलब क्या है कि नेट फोर्स अभी भी कितना है, 0। एक्सीलरेशन 0 का मतलब फोर्स 0, तो नेट फोर्स अभी भी 0 है। और नेट फोर्स 0 कब होगा, जितना इधर फोर्स लग रहा है उतना इधर लग रहा है, यानी कि मैं इसी फोर्स से इसको चला के लेके आ रहा हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने वर्क किया, उस वर्क को कैलकुलेट करते हैं। तो वर्क कितना किया अपन ने, तो वर्क का फॉर्मूला होता है सर फोर्स मल्टीप्लाई विद डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना लगाया अपन ने, तो फोर्स लगाया सर 2TL, तो ये लगाया 2TL और डिस्प्लेसमेंट इज x। ये इतना वर्क डन अपन ने कर डाला, ठीक है। ये वर्क किस में चला गया, तो ये सरफेस में चला गया, यानी कि एज ए ये वर्क किस में काउंट होता है, सरफेस एनर्जी। तो ये हमारे पास बन जाएगा दैट इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी। ये सरफेस एनर्जी आ गया। अब ध्यान से देखो, ठीक है। तो सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो गया कि जो भी आपने वर्क डन किया वही वर्क एनर्जी है। तो वर्क कितना किया वो अपन ने कैलकुलेट कर लिया, बट याद रखें एक्सीलरेशन 0 है। एक्सीलरेशन 0 का मतलब नेट फोर्स कितना है, 0, और नेट फोर्स 0 का मतलब जितना इधर लग रहा है उतना ही उधर लग रहा है। तो दोनों क्या हो गए, 180 डिग्री पे हो गए, तो फॉर्मूला a माइनस b दोनों बराबर है, तो नेट कितना हो जाएगा, दैट इज 0। नेट फोर्स 0 का मतलब एक्सीलरेशन 0। तो फोर्स में इतना ही लगा रहा हूँ, कुल मिला के बता रहा हूँ। तो ये फोर्स अपन ने लगाया, तो वर्क डन हो जाएगा दिस इंटू दिस, और ये वर्क एनर्जी बन गई सरफेस एनर्जी ऑब्वियसली। अच्छा, इसके बाद में आगे चलते हैं अपन। अगर मैं इसको एरिया से डिवाइड कर दूं, यानी कि सरफेस एनर्जी को मैं अगर एरिया से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो सरफेस एनर्जी कितनी थी, 2TLX डिवाइडेड बाई एरिया। तो एरिया कितना हो जाएगा, दैट इज L इंटू एक्स, और L इंटू एक्स कितना हो जाएगा, डबल, इधर भी हो जाएगा और पीछे का एरिया भी हो जाएगा क्योंकि 2 लेयर है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस। 2L और x कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा T। तो हमारे को क्या समझ में आया कि सरफेस एनर्जी ऑफ यूनिट एरिया इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। ये एक और नई डेफिनेशन आ गई सरफेस टेंशन की। पहली जो हमारे पास डेफिनेशन थी सरफेस टेंशन वो था दैट इज फोर्स बाई लेंथ, ये सरफेस टेंशन था। T इक्वल टू F बाई एल, वहाँ से F निकाल देते, T इंटू एल हो जाता। उसी तरीके से नई हमारे पास आ गई कि जो सर सरफेस एनर्जी है, ये सरफेस एनर्जी जो है इसको एरिया से डिवाइड कर दो। ध्यान रखना एरिया लिया है मैंने, तो एरिया कितना इंक्रीज हुआ है, तो इधर का एरिया हुआ L इंटू एक्स, तो पीछे का भी एरिया हुआ L इंटू एक्स, तो 2L इंटू एक्स, 2LX कैंसिल आउट हो जाएंगे, T बचेगा। तो सरफेस टेंशन की जो नई डेफिनेशन आई वो क्या आ गई, दैट इज सर सरफेस एनर्जी डिवाइडेड बाई एरिया। सरफेस एनर्जी डिवाइडेड बाई एरिया, इस डेफिनेशन से आप सरफेस एनर्जी निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल देखो हमने क्या कंक्लूड किया कि सर हमारे पास 2 फॉर्मूले आए। एक पहले था कि सर सरफेस टेंशन की वजह से क्या होगा, फोर्स लगेगा लाइन पे, तो दैट फोर्स डिवाइडेड बाय लाइन, यानी कि F बाई एल, इससे F निकाल सकते हैं। यानी कि सरफेस टेंशन को L से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फोर्स बन जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर आया सरफेस एनर्जी बाई एरिया, यानी कि अगर मैं इस सरफेस टेंशन को एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो सरफेस एनर्जी निकल के आ जाएगी। दैट इज़ अवर न्यू कॉन्सेप्ट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सरफेस टेंशन। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जैसे मान लो कि सरफेस टेंशन से रिलेटेड 2-3 चीज़ें अपन और देखते हैं कि जैसे मान लो एक निडल है, इस निडल को मान लो इसका मास बहुत कम है और इसको अपन लिक्विड लेयर पे रखते हैं या वाटर पे रखते हैं, तो आप देखोगे कि ये डिप नहीं होगी, बहुत पतली सी है, बारीक सी है, और बिल्कुल अपन ने स्लोली इसको प्रेस किया तो ये डिप नहीं होती। तो किसकी वजह से डिप नहीं होती, अगेन द सरफेस टेंशन। देखना ज़रा, ये लिक्विड है, यहाँ तक भरा हुआ है और यहाँ अपन ने निडल रख दी, ये निडल है, ये निडल इस तरीके से रखी हुई है, तो ये डिप नहीं हो रही। तो इसका रीज़न भी क्या है, सरफेस टेंशन है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ यहाँ पे कि ये जो हमारी निडल है ये ऐसी है, और ये जो हमारा सरफेस बनेगा वो कैसा होगा, तो थोड़ा सा पानी दब जाएगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब ये नीचे क्यों नहीं गया, अगेन द आंसर इज सरफेस टेंशन। कैसे सर, इस पे नीचे लग रहा है mg, लेकिन ध्यान से देखो तो ये जो लिक्विड है इसकी एक सरफेस है, इस सरफेस पे लग रहा है सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन की वजह से क्या होगा, फोर्स लगेगा लाइन पे। तो ये लाइन देखो कैसे बन चुकी है, तो ये ऐसे है, ये जो है ये ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है, और ये लाइन कैसे बन रही है, ये लाइन बन रही है, ठीक है। ये निडल हमारी ऐसे है, ये लाइन बन चुकी है। तो लिक्विड जो नीचे आया, ये लिक्विड की लेयर आई,
ये लिक्विड सरफेस है, लिक्विड सरफेस में या लिक्विड लेयर के अंदर क्या हो गया, सरफेस टेंशन आ गया। तो ये लिक्विड है, इसमें सरफेस टेंशन आया, और सरफेस टेंशन किधर लगता है, तो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगता है लाइन के परपेंडिकुलर। तो लाइन ऐसे बनी, इसके परपेंडिकुलर लगेगा अलोंग द सरफेस, इस सरफेस के अलोंग, यानी कि ऊपर की साइड में। आई होप समझ में आ रहा होगा ऐसे। और एक लगेगा इधर, ये भी सरफेस बन रही है इधर, ये दो फोर्स लगेंगे ऊपर। और अगर ये एंगल मान लो थीटा है, ये एंगल मान लो यहाँ नीचे थीटा है, तो यहाँ पर ये थीटा बन जाएगा और ये बन जाएगा साइन कंपोनेंट ऊपर, ठीक है। इसके बाद में फर्दर अपन कंपोनेंट ले लेंगे। एक इधर बन जाएगा कोस, ये नीचे वाला कोस हो गया, ऊपर वाला साइन। ये थीटा है तो ये वाला कोस और ये वाला साइन। ऊपर हो जाएगा एफ साइन थीटा ट्वाइस, नीचे एम जी, बैलेंस कर लेंगे। तो ये अपन ने एक और कॉन्सेप्ट इसमें देखा कि सर ये क्यों होता है, तो इस पर भी सरफेस टेंशन, लेकिन इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन कि कैसे लगा सरफेस टेंशन। तो सरफेस के अलोंग लगा और लाइन के परपेंडिकुलर, तो लाइन ऐसे थी, इसके परपेंडिकुलर लगा ऊपर और अलोंग दी सरफेस। दिस इज ऑल अबाउट द सरफेस टेंशन। इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे एक्सेस प्रेशर के बारे में। थैंक यू।